नाजरीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज की जो ख़बरें उभर कर आई हैं वो ख़बरों में लॉस एंजलिस यानी बैनुल-अक़वामी सतह की बड़ी ख़बर के तौर पर मुल्क के बेशतर अखबारात ने इसको नुमायाँ किया है कि लॉस एंजलिस में गुज़िश्ता 4 दिनों से तशद्दुद चल रहा है और ट्रंप सरकार और लॉस एंजलिस की सूबाई हुकूमत उसके दरमियान भी तनाज़ा चल रहा है और ये मामला अदालत में पहुँच गया। ये पूरा मामला क्या है, ये बड़ी ख़बर है। दूसरा, आसाम के धुबरी, संभल और बिहार के चंपारण के गुज़िश्ता 11 साल से कोई दिन ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं कोई वाक़या हो, कहीं लिंचिंग का हो, कहीं लव जिहाद का हो, कहीं किसी और उन्वान से हो। किस तरीके से कहीं बुलडोज़र चलता है तो कहीं हुजूमी तशद्दुद यानी लिंचिंग की जाती है। तो ये भी 3 वाक़यात हैं जो सीधा तौर पर पेश किए गए हैं। और हिंदुस्तान का समंदर अब क्यों महफूज नहीं है, ये एक मतलब कोई जारियत नहीं हो रही या कोई दहशतगर्दी का हमला नहीं है, लेकिन किस तरीके से समंदरी जहाज़ से यहाँ माहौलियात का एक बड़ा चैलेंज पैदा कर दे रही है। गज़ा की भी बदतरीन सूरत हाल है। अब हज सीज़न ख़त्म हुआ, अब उम्रा सीज़न। चलिए, ऑस्ट्रिया यानी यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है, अब वहाँ तो गन कल्चर तो हो गया और 11 लोग की हलाकत हो गई, लेकिन ये दहशतगर्द वाक़या नहीं होता है, जुनूनी हल्का या कुछ और बात कही गई है। तो ये भी एक सूरत हाल है। और बैनुल-अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान की छवि, इस पर भी कुछ खबरें की गई हैं, कुछ तबसरे भी हैं, कुछ कालम भी लिखे गए हैं। और जो पार्लिमानी वफूद यानी ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के तनाजुर में दुनिया भर में गए थे, उनकी तो वापसी हुई और कल उनके लिए इशाइया का वज़ीर-ए-आज़म ने एहतमाम किया था। तो अब ये भी खबर आई है, वो किस नौयत की है वो भी देखेंगे। और मौसम की सूरत हाल, मौसम यानी आजकल मौसम भी इंसानी तबीयतों के मुताबिक हो गया है, कभी धूप कहीं छाँव। तो ये धूप छाँव मौसम की क्यों होती है, इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत कुछ खबरें हैं, कोशिश करेंगे इन पर मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करूँ। नाजरीन, आज चारशंबे का दिन, ज़िलहज्जा की 14 तारीख़ और 11 जून। चलते हैं हम, क्योंकि कई अखबारात ने इसी को नुमाया किया है, तो देखेंगे कि ये आज का मामला क्या हो रहा है। लॉस एंजलिस बेहतरीन अमेरिका का एक बहुत ही पॉश प्रोविंस है। अमेरिका में 51 प्रोविंसेस है और वहाँ की जो इन प्रोविंसेस की जो हुकूमत होती है वो गवर्नर के तहत होती है। जैसे कि हिंदुस्तान में चीफ मिनिस्टर होते हैं रियासतों के, तो इस तरीके से वहाँ गवर्नर का राज होता है, चूँकि एक सदारती सिस्टम है वहाँ की जमहूरियत में। और वहाँ भी यानी वहाँ की असम्बली होती है, मुंतखब लोग होते हैं, लेकिन हुकूमत चलाने वाले गवर्नर होते हैं। हिंदुस्तान में जो गवर्नर होते हैं वो दस्तूरी सरबराह होते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर यानी उनको आमिलाना इख्तियार नहीं होता। आमिलाना इख्तियार यानी हुकूमत चलाने का इख्तियार चीफ मिनिस्टर के पास होता है। अमेरिका में हुकूमत चलाने का इख्तियार गवर्नर के पास होता है, वहाँ कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होता। तो ये इस पूरे तनाजुर में गुज़िश्ता 4 दिन से लॉस एंजलिस, आपको याद होगा कि लॉस एंजलिस गुज़िश्ता 3 महीने पहले बड़ी आग से मुतासिर हुआ था। और लॉस एंजलिस ही में वहाँ हॉलीवुड एक बहुत बड़ा यानी फिल्मी शहर है, अफसानवी शहर है। अब वहाँ काफ़ी आग लगी थी और बेशुमार नुकसानात हुए। तो अब देखिए, कुछ लोग एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, नहुसत, पनौती। आजकल हिंदी लफ्ज़ में पनौती बहुत चलती है, पनौती लग गई, पनौती लग गई, जिसमें उर्दू में उसको नहुसत, मनहूस कहते हैं। तो ये जो पनौतियाँ लग रही हैं 20 जनवरी के बाद क्यों लग रही हैं, ये भी सवाल हो रहा है। इस पर सवाल किए जा रहे हैं। आप समझ गए होंगे 20 जनवरी की बात मैंने क्यों की है। तो देखिए, जो हुकूमत के सरबराह होते हैं, कबीले के सरदार होते हैं या ख़ानदान का हेड ऑफ़ द फैमिली होता है, उसका
मुदब्बिर होना, यानी उसका बहुत ही यानी स्टेटमेंटशिप और लीडरशिप ये ज़रूरी होती है। वहीं से ख़ानदान भी आगे बढ़ता है, कबीला भी आगे बढ़ता है, कौम और मुल्क भी आगे बढ़ती है। लेकिन उस कुर्सी पर कुछ मजनून बैठ जाते हैं जो यानी शॉर्ट साइटेड, यानी जिनको बिल्कुल कोई आगे की फ़िक्र नहीं होती कोई तरह। ऐसे लोग जब बैठ जाते हैं तो मुल्क में कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा तो हो ही जाता है। तो अब मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ कि अमेरिका में लॉस एंजलिस में 4 दिन से तशद्दुद हो रहा है, और ये तशद्दुद को रोकने के लिए नेशनल गार्ड, देखिए जैसा कि हिंदुस्तान में इंडियन आर्मी कभी ज़्यादा वाक़यात, इंडियन आर्मी का जो मकसद होता है वो मुल्क के दिफा करना है, शहरी मामलों में नहीं आते वो लोग। लेकिन जब बहुत हालात बिगड़ जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ख़राब हो जाती है, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के मदद के लिए उसकी मर्ज़ी से उनको तैनात किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट का कंकरेंस यानी ज़रूरी होता है उसके लिए। ऐसा ही अमेरिका में जब कोई सूबाई मामले में कोई मामला लॉ एंड ऑर्डर हाथ से निकल जाता है तो नेशनल गार्ड को और मरीन्स माने एक इलाइट फोर्स को कहते हैं। तो अब देखिए 2000 नेशनल गार्ड्स के नफरी और 700 मरीन्स जिनका जो मकसद है वो मुल्क दिफा के लिए होता है, शहरी इलाक़ों में नहीं। शहरी इलाक़ों में तैनात करने के लिए उनको सूबाई हुकूमत की कॉन्करेंट ज़रूरी, यानी उनकी तौसीक़ या मंजूरी ज़रूरी होती है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप खैर अमेरिका के तो सदर हैं, फेडरल सदर हैं, लेकिन इन्होंने लॉस एंजलिस के सूबाई इंतज़ामिया से पूछे बग़ैर, उनकी तौसीक़ या उनके कंकरेंट किए बग़ैर नेशनल गार्ड भेज दिया और मरीन्स को भेज दिया, चलो आप फसाद कंट्रोल करो। ये कैसे होगा भाई, जबकि लोकल पुलिस जो सूबाई हुकूमत के तहत चलती है, उसके अहकामात पर चलती है। और अगर नेशनल गार्ड हो या मरीन्स हो, वो भी जो सूबाई पुलिस की जो यानी कमांड होती है उसके तहत काम करती है। लेकिन यहाँ उन्होंने बाईपास कर दिया दस्तूर को, उसके ख़िलाफ़ वहाँ के गवर्नर अदालत से रुजू हो गई कि ये क्या मामला है। इख्तियारात की जो तकसीम होती है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है सूबा में और फेडरल गवर्नमेंट में, वो उसमें क्लियर है। लेकिन यहाँ क्योंकि जब कुर्सी पे कोई मजनून बैठ जाता है तो ऐसी हरकतें करता है। तो अब ये जो एहतजाज हुआ किसकी तरफ से हुआ, देखिए 2 दिन पहले हमने देखा हिंदुस्तान के एक स्टूडेंट को, ठीक है भाई इलीगल इमिग्रेंट हो गया, ठीक है मान लीजिए, उसको डिपोर्ट करना चाहिए इज़्ज़त के साथ, नहीं, उसको हाथ में हथकड़ियाँ लगाई, पाँव में बेड़ियाँ लगाई, उसको मारकर ज़मीन पे गिराया गया नाक के बल। फिर उस पर जो फौजी वो पुलिस के जो अहलकार थे उन्होंने अपने घुटने रख के उसको दबाने की कोशिश की। ये तो वीडियो कल भी देखा होगा आपने, इसका वीडियो भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अखबार में भी इसकी तस्वीर छपी है। इस तरीके से वहाँ इमिग्रेंट्स पे, दीगर मुल्कों के इमिग्रेंट्स पर काफ़ी जो है इस तरीके की ज़्यादती की जा रही है। ठीक है, जब आप समझते हैं कि यह कानून गैर कानूनी तौर पर यहाँ आया है, बिन बुलाए मेहमान है, सही है, उसको तरीके से वापस भेज दें, उस मुल्क की एम्बेसी को इतला करें। ऐसे नहीं हम जुल्म करेंगे। होमलैंड सिक्योरिटी के नाम से वहाँ दरिंदगी, दहशतगर्दी हो रही है। तो इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वहाँ इमिग्रेंट्स इकट्ठा हो गए लॉस एंजलिस में, और इनमें ज़्यादातर मैक्सिकन हैं। और आप देखिए जो वर्क फोर्स है अमेरिका में, जो हम लोग अमेरिका में रहते हैं, हम वो अच्छी तरह जानते हैं, ये वर्क फोर्स की ज़्यादा तादाद मैक्सिकन की है, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो या दीगर लॉजिस्टिक या सर्विस सेक्टर हो, ये मैक्सिकन लोग काम करते हैं ज़्यादा। अब इन्होंने इकट्ठा होकर लॉस एंजलिस में एहतजाज शुरू कर दिया, सरकारी इमलाक को जलाना शुरू कर दिया, गाड़ियों को जलाना शुरू कर दिया, और मामला हाथ से आगे निकल गया। ये तो खैर लॉस एंजलिस की बात कल तक की बात थी, लेकिन आज जो खबर डेवलप होकर आई है, अब ये लॉस एंजलिस से और पड़ोसी जो सूबों में वो उसमें दाखिल हो गई। यानी देखिए जिस तरीके से गल्फ़ में, ठीक है, गल्फ़ में भी आजकल नेशनलिस्ट यानी वहाँ के जो कौमी लोग हैं उनको रोज़गार देना फलां है, ये बात हो रही है, लेकिन दीगर जो खारजी लोगों के बगैर वहाँ का सिस्टम काम नहीं करता है। इस तरीके से अमेरिका में भी
ये कहा कि भाई ठीक है अमेरिकन फर्स्ट, ठीक है अमेरिकन को दो जिम्मेदारी, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन उनके जो सिस्टम में जब तक खारजी लोगों की सर्विस नहीं होती ये काम नहीं कर सकते। अमेरिका की तरक्की का राज यही है, गल्फ़ की तरक्की का राज यही है, वरना फिर वो लोग ही अपनी तरफ से बना लेना था, बुर्ज खलीफा बना लेना था या कुछ और बनाना था, क्यों नहीं बनाया? जो डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे वो गल्फ़ की हो या अमेरिका की हो, ये खारिजियों की देन है, उनकी मेहनत की देन है। उसके बदले में आप मुआवजा दे रहे हैं, तो उसका जो है पेटेंट राइट नहीं दे रहे हैं आप, पेटेंट राइट तो आपके पास ही होता है। तो ये जो तासुब हो रहा है, तासुब हर जगह फैल जा रहा है इस तरीके से। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं, अमेरिका की बात कर रहा हूँ। तो ये खबर आप पढ़ी, आप लॉस एंजलिस कि जो ख़ुद को कहते हैं हम सबसे आला हैं, हम बहुत शरीफ हैं, इंसानी हुकूक़ की पासदारी करते हैं, फ़लाँ हैं, आज लॉस एंजलिस दूसरी मरतबा जल रहा है। 3-4 महीने पहले जला था आग की वजह से, जो पुरस्कार आग थी, वो कौन जलाया, क्या करा, वो खैर उसकी कोई तहकीक हुई नहीं हुई, इसका कोई रिपोर्ट मेरे पास तो नहीं है। लेकिन आज जो आग जल रही है ये इमिग्रेंट्स के एहतजाज की वजह से जल रही है, इसकी बड़ी खबर है। आते हैं नाज़रीन, हिंदुस्तान के समंदर, ख़ासकर अरेबियन सी यानी जिसको बहीर अरब कहते हैं, ये बहुत स्ट्रेटेजिक समंदर है, इसलिए कि यह समंदर रास्त तौर पर खलीज से और दीगर मुल्कों से जोड़ता है। और यहाँ देखिए केरला में हालिया दिनों में कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले की बात है कि वज़ीर-ए-आज़म गए थे वहाँ तिरुअनंतपुरम, और वहाँ उन्होंने जो हमारी बंदरगाह, जो हमारी अवामी मिल्कियत की थी, उसको एक उनके दोस्त के कंपनी को दे दिया था। ठीक है, चलिए होगा। अब उसके बाद से देखिए, मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करा था, पनौती, अमेरिका के लिए थी वो, लेकिन कहीं भी फिट हो सकती हो। तो अब ये जो साहिल पर दूसरी मर्तबा एक वहाँ एक दूसरा जहाज़ सिंगापुर, वो जो है नुकसान का शिकार हुआ, और उसकी वजह से केरला का जो पुरसुकून समंदर होता है, बहुत प्यारा समंदर होता है। आप देखिए केरला की तफरी करिए, तो इंडिया में एक तरफ समंदर है, दूसरा तरफ बैक वाटर है, तो जो लुत्फ़ आता है सियाहत का, तो अब वो कहीं आयल गुजरने से का समंदरी थी से, इससे पहले जो जहाज़ वहाँ तबाह हुआ समंदर के करीब, केरला के साहिल से करीब, उससे माहौलियाती यानी एक चैलेंज, जोखम पैदा हो गया था, क्योंकि वहाँ हैज़ार्डस यानी बिल्कुल नुकसान पहुँचाने वाली अशिया उसमें थी, और वो समंदर में गिर गई थी। अब यही हाल सिंगापुर का हुआ। खैर सिंगापुर में जहाज़ को आग भी लगी तो कुछ लोगों को बचा लिया गया, इससे पहले वाले जहाज़ में भी लोगों को बचा लिया गया। तो ये जो मामला है, ऐसे बताना कि कुछ लोगों का मानना है, अब लोग आमतौर पर हम मरीन टेक्नोलॉजी के बारे में हम ज़्यादा लिखते भी नहीं और ज़्यादा हमारी उतनी मालूमात भी नहीं है, लेकिन जो माहिरीन कलमकार हैं उन्होंने जो लिखा कि देखिए डीप सी पोर्ट अलग होता है और मौसमी पोर्ट अलग होता है, तो ये इसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को यानी कुदरत की जो चीज़ें उसके मुवाफ़िक बनाने की ज़रूरत होती है। अब समंदर में जब जहाज़ लंगर अंदाज होते हैं, ख़ासकर देखिए कई ऐसे पोर्ट कुदरत ने बनाए, कुदरत ने कई ऐसे जो है समंदर यानी ज़मीन से लगे हुए साहिल के इलाक़ों में यानी ऐसे जो है बंदरगाहें बनाई हैं, वहाँ कुदरती तौर पर जहाज़ को जो है ठहरने का मौका मिल जाता है। और इंसान ने अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए यानी बिल्कुल मसनवी बंदरगाहें बनाई, लेकिन उसको पूरा ख्याल रखा गया है कि जिस तरीके से कुदरत ने जो जिस माहौल बनाया कि इतनी गहराई में पानी होना है, कैसे तरीके से लंगर होना है, और जेट्री कहते हैं जो एक जैसा कि रेलवे का प्लेटफॉर्म होता है, तो वैसे समुद्री जहाज़ का भी एक प्लेटफॉर्म होता है, जेट्री जिसको कहते हैं, वो किस तरीके से बनाया जाए। तो खैर ये एक अलग सवाल है जो आम लोगों को शायद बहुत कम, मुझे भी उतना इल्म नहीं है, लेकिन जो भी मैंने मालूमात की उसके मुताबिक। आते हैं नाजरीन पार्लिमानी वफ्द। अब देखिए बड़ी अच्छी तस्वीर भी लगाई है कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपने घर पर बड़ी दावत की, और इसमें उन तमाम जो अरकान पार्लियामेंट हैं जो बैरूनी मुल्क जाकर हिंदुस्तान की जो है तबलीग किए हैं, जाके वही हिंदुस्तान में को ख़तरा है दहशतगर्दी से, पड़ोसी मुल्क की दहशतगर्दी से ख़तरा है, जो वही फिर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत कुछ बात की थी। अब इन वफूद को मदऊ किया और उनका जो है शुक्रिया अदा किया, उनसे इंटरेक्शन किया।
देखिए ये ठीक है, एक मिशन गया और इसमें ज़्यादातर नुमायां तो अपोजिशन के कायदीन थे, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि इसमें क्यों बीजेपी के जो चेहरे जो मुल्क के अंदर बहुत यानी आवाज़ें लगाते हैं, उनको क्यों नहीं भिजाया? अनुराग ठाकुर एक नाम है, वो बहुत गोली मारने के बारे में बड़ा कहते हैं ना, गोली मारो, बल्कि उनका भी बड़ा मशहूर हुआ था एक इलेक्शन से पहले, क्यों नहीं भिजाया? फिर योगी आदित्यनाथ, वो तो बड़े कटमुल्ले फलां जो कुछ है, इनको नहीं भिजाया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा, उनको नहीं भिजाया गया। ऐसे कई लोग हैं। फिर हालिया दिनों में एक और एक उभर कर आया, विजय शाह, लेकिन खैर जो भी थी इंटरेक्शन हुआ तो इंटरेक्शन में उन्होंने बात की। लेकिन क्यों पार्लियामेंट को क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों कुल जमाती इजलास नहीं बुलाया, ये कई सवाल आज के कालम निगारों ने किए कि इस पेपर जो है। तो इससे खैर ठीक है, जो भी हो हमारी डिप्लोमेसी है, लेकिन इस डिप्लोमेसी का असर उल्टा हो गया। कहते हैं ना, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, आखिर इस बीमारी दिल ने अपना काम तमाम किया। तो ऐसे ही होता है, बाज़ तदबीरें जब उल्टी हो जाती हैं तो कुछ मन में नहीं पड़ता है। उसका जो रिएक्शन हुआ, तो देखिए उसका जो रिएक्शन हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो पैनल बनाया गया जिन मुल्कों का, अब उसका वाइस चेयरमैन पाकिस्तान है। अरे भाई, हम लोग इतने दिन साथ हमारे वफूद 37 मुल्कों का जाके दौरा करें, पड़ोसी मुल्क की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करें, और ये क्या मामला है? उसी को आप बना दिए, यानी चोर को कोतवाल बना दिए, ये मिसाल हुई। तो इस पर हमारे वज़ीर दिफा का भी बयान है, राजनाथ सिंह। अरे भाई, ये क्या बड़ी बात है? अरे क्या, उन्होंने बिल्ली की मिसाल दी, दूध और बिल्ली की। दूध रख के बिल्ली को बोल रहे हैं उसकी हिफाजत करो। खैर उनका अपना, ये नहीं, वही चोर को कोतवाल बनाने की बात है। तो ये इसका मतलब ये है, ये जो ऐलान आया है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आलमी पैनल की नायब सदर नशीनी पाकिस्तान को दिए जाने का मतलब ये है कि हमारा पूरा मिशन नाकाम हो गया। ये कौन, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बैनुल-अक़वामी अखबारात, बैनुल-अक़वामी सहाफ़त में। जबकि मैं ये कहता हूँ कि आज वज़ीर आज़म ने सबको खाने पे बुलाया और उनकी शताइश की कि बहुत अच्छा हुआ, हमारा मिशन कामयाब हुआ, हम ये कह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को जो ज़िम्मेदारी दी गई है पूरी दुनिया आलमी सतह पर, उसको देखकर कालम निगार जो है मुख्तलिफ दुनिया भर के अखबारात में कह रहे हैं, अरे ये तो क्या हुआ, उल्टा हो गया भाई, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, ये वाला हो गया। तो खैर ये चीज़ को हमको समझने की ज़रूरत है, कब क्यों हमारी जो खारिजा की जो पॉलिसियाँ हैं वो क्यों नाकाम हो रही है। इस पर कौन सवाल करेगा? सवाल करना तो इस मुल्क में एक जुर्म हो गया, सवाल करने वालों को जेलों में बंद कर दिया जाता है। तो ये सूरत हाल है। तो खैर नाज़रीन, आपके साथ मेरी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार के दूसरे हिस्से में आपका खैर मक़दम है। दूसरे हिस्से में हम चलते हैं कि 11 साल में हमने क्या खोया क्या पाया। तो पाया तो बहुत कुछ है और क्या खोया है वो भी बहुत कुछ है। तो लेकिन एक चीज़ जो गुज़िश्ता 11 साल से चलती आ रही है वो है दलित और मुसलमानों के ख़िलाफ़ तशद्दुद। तो अब खबर आई है, वैसे हर दिन खबर आती है, ऐसा कोई दिन शायद ही हो जिसमें किसी मस्जिद या किसी दलित या मुसलमान की इमारत को बुलडोज़ किया जाता है या किसी की मारपीट की जाती है। तो ये है, मैं 3-4 वाक़े आज मैंने रिकॉर्ड किए आज के अखबार के हवाले से। आसाम के यानी इलाके, आसाम से खबर आई है, धुबरी इलाका है, वहाँ एक मंदिर के करीब गोश्त पाया गया। अब इस पर अशरार की कारस्तानियाँ और जो अक़लियती तबके की दुकानात थी उसकी तोड़ फोड़ भड़क उठी और वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने इम्तनाई अहकाम लगा दिए। और वहाँ का चीफ मिनिस्टर, नहीं ये लोग कसूरवार हैं। अरे भाई, तहक़ीक़ तो कर लीजिए ना, वो जोश कहाँ से आया? क्योंकि हैदराबाद में भी कुछ वाक़यात हुए थे, तो बाद में पुलिस ने CCTV कैमरे से निकाला कि किसी जो है किसी कुत्ते किसी बिल्ली की तरफ से वहाँ मामला चले गया। लेकिन आसाम का चीफ मिनिस्टर, नहीं, पहले हम फैसला कर लेते हैं, बाद में तहक़ीक़ात होंगी। तो ये बड़ा तशद्दुद हुआ, धुबरी इलाका है वहाँ। दूसरा संबल में तो खैर चल रहा है। संबल में तो भयानक तरीके से बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है। अब ये हुआ कि वहाँ संबल के जो टाउन में एक और मस्जिद,
संभल की जामा मस्जिद की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, कोई और दूसरी मस्जिद है, उसको यानी सुबह से इब्तदाई सुबह से बुलडोजर लगा के ढा दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये सरकारी ज़मीन पर है, कैसा हो सकता है? तो वो मस्जिद कमेटी का मानना है कि ये आपने सर्वे की गलत पैमाइश की और उसका रिकॉर्ड है, जबकि ये जायज़ तरीके से यानी वक्फ की खरीद यानी जो वह है ख़रीदी हुई ज़मीन जिसके दस्तावेज़ात हैं और ये वक्फ में रजिस्टर्ड है और इसका सर्वे नंबर ये है, लेकिन पैमाइश मालगुजारी की जो पैमाइश करने वालों ने उसका गलत जो है उसका पैमाइश करके कहा कि नहीं ये सरकारी है और रातों रात ख़ास हो गई। तो ये भी चीज़ अच्छी वो है। दूसरी खबर, बिहार के चंपारण, अब देखो वहाँ जंगल राज तो नहीं है ना, बहुत राम राज चल रहा है वहाँ तो, क्योंकि जंगल राज की बात अक्सर होती है बिहार के अंदर। चंपारण में एक मुस्लिम ख़ानदान पर ईद मनाने के ऊपर, तो ईद मनाता तेरी ये हैसियत है, उसके घर पे पीट पीट कर उस घर वालों को, एक तो जो बुज़ुर्ग थे 65 साल उनका इंतकाल हो गया, उनके जो बेटे थे नौजवान वो ज़ख्मों से दवाखाने पड़े हुए। तो क्या होता है देखिए। तो देखिए वैसे भी मैं 3 वाक़े मैंने रिकॉर्ड किए, वैसे और भी वाक़े थे छोटे। तो ये चीज़ें हो रही हैं। एक और चीज़ जो 11 साल में हमको इनाम में मिली है वो है समाजी रिश्तों का जो यानी सोशल फैब्रिक जिसको कहते हैं, वो तो खैर एक तबके दूसरे तबके से हो गया, लेकिन खुद एक ही तबके के अंदर। अब देखिए हमारे एक दोस्त खैर मजाक किया उन्होंने, वो कह रहे थे कि भाई देखो मेरे दोस्त का बेटा है, हमको साउथ इंडियन दुल्हन होना है। अरे बोला भाई आप लोगों का कल्चर अलग है, आप हिंदी के लोग हैं, हम लोग द्राविडियन लोग हैं। नहीं नहीं वहाँ की लड़कियों से अब शादी करने के लिए लोग घबरा रहे हैं। बोला यूँ? उन्होंने एक बड़ी जो है एक लिस्ट भिजाई, 3 महीने में कितने वाक़यात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में नई नई शादी के बाद किस तरीके से वो दुल्हनों के हाथों दुल्हों का कत्ल करवाया गया, आशिकों की चक्कर। बोला भाई, बोला ये 11 साल में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज क्यों साउथ इंडियन की लड़कियों से आप तरजीह क्यों दे रहे हैं? नहीं साहब जात पात का कोई मसला नहीं हमारे पास, बोल रहे हैं। बोला ठीक है भाई, यहाँ के साउथ इंडिया के अखबारों में आप मैट्रिमोनियल साइट्स होते हैं या फिर अखबारों में इश्तिहार दीजिए। खैर उन्होंने कहा कि बोला भाई तुम सीरियस नहीं, उन्होंने ऐसी बात कही तो मैंने समझता कि वो खैर किसी दोस्त के बारे में कुछ कहा या मजाक के तौर पर भी उन्होंने कहा होगा। तो ये सिचुएशन क्यों हुई? क्यों हमारे दिल्ली के वाले दोस्त ने ये बात कही कि नहीं भाई उनके दोस्त की बेटे के लिए वो साउथ इंडियन दुल्हन चाहते हैं? तो ये क्यों हुआ? आज सरकार हुकूमत चलाना ही मकसद नहीं है, मुल्क का दिफा करना ही मकसद नहीं है। समाज के जो ताने बाने टूट रहे हैं उस पर कोई फिक्र है इन लोगों की? कोई फिक्र। हम कहते हैं कि समाज सेवक संघ चल रहा है हमारा, क्या चल रहा है? क्या तरबियत दे रहे हैं धर्म की? धर्म हो या दीन हो, मैं कोई मज़हब की या तबके की ख़ास बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज वहाँ काऊ बेल्ट कहते हैं इस इलाके को। मैं एक अमेरिकन सहाफ़ी का एक कॉलम पढ़ रहा था, तो उसमें इंडिया का काऊ बेल्ट बोल के एक कॉलम लिखा उसमें, जहाँ गाय मुक़द्दस है, ठीक है, उसको जो है बिल्कुल माँ सम्मान किया जाता है उसके वजह, लेकिन वो काऊ बेल्ट के अंदर उसका मकसद काऊ बेल्ट बोल के लिखा है, लेकिन जो अट्रॉसिटीज़ दलित और मुसलमानों पर होती है वहाँ उसका खुलासा किया उसने। लेकिन देखिए हम हमारे गोदी मीडिया को या गोदी अखबारात को देख ले के हम अरे मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है 11 साल में। हमने अब बताइए 11 साल में क्या? अब कल कह रहे थे कि कश्मीर में चनाब जो रेलवे जा रही है, ये किसकी देन है? किसने बनाया? किसने इसका फाउंडेशन डाला? कौन इसका आर्किटेक्ट था? वो नहीं, रिबन काटने वाले का नाम होना चाहिए, ठीक है। तो जब चनाब की बात आई तो वंदे भारत चल रही थी, तो फारूक अब्दुल्ला साहब बैठे, अरे मेरा कश्मीर कितना खूबसूरत है, गाड़ी से कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इस जन्नत नशान को जहन्नुम रसीद किसने किया है? मैं फारूक अब्दुल्ला साहब से कहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, 2 दिन पहले ही बॉम्बे में ट्रेन का हादसा हुआ, भीड़ ज़्यादा होने से लोग, खैर रेलवे तो कह रहा है कि मुसाफिर का ही कसूर, भाई हम तो बहुत मासूम लोग हैं, हमारा कुछ नहीं, वो लोग ही खुद बोटिंग करके मर गए, ठीक है। चलिए, मैं चाहता हूँ वंदे भारत में अच्छे हसीन नज़ारे देखने के बजाय दिल्ली के नई दिल्ली स्टेशन पर या पुरानी दिल्ली स्टेशन पर आइए,
एक 20 किलोमीटर तक किसी जनरल कंपार्टमेंट में बैठ कर जाइए आप, असल हिंदुस्तान दिखेगा आपको। फारूक अब्दुल्ला साहब बिल्कुल जो है वीआईपी की तरह एयर कंडीशन वनडे भारत में बैठकर ये समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान इतना हसीन है, बिल्कुल हसीन है। लेकिन हिंदुस्तान की तस्वीर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के जनरल कंपार्टमेंट में बैठकर देखिए आप, उसकी तस्वीर कैसी दिखती है आपको। आपकी शेरवानी फट जाएगी अंदर जाते जाते जगह लेने के लिए। तो ये फारूक अब्दुल्ला साहब, खैर वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, हम क्या कहेंगे उनके लिए। आते हैं ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया बहुत ही खूबसूरत अच्छा मुल्क है यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया। अब देखिए गन कल्चर यूरोप में, अब लोग 11 लोग मर गए, एक स्कूल पर फायरिंग हो गई, लेकिन ये दहशतगर्दी नहीं होती। अगर कोई, जैसा कि गुज़िश्ता दिनों अमेरिका के एक शहर में मुआफ़िक इसराइली जो है रैली में किसी ने जो है पेट्रोल पंप छोटा सा ज़ख्मी होते लोग किसी ने डाल दिया, तो वो दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या हुआ। हालांकि कोई हलाक नहीं हुआ उसमें, कोई मामूली ज़ख्म है किसी को, छोटे मोटे चोटें वगैरह आई, वो दहशतगर्दी का वाक़या हो जाता है। अब ये ऑस्ट्रिया में 11 लोगों को फायरिंग करके स्कूल पर जो है किया जाता है, तो जुनूनी है ये। तो ये मेयारात होते हैं। आप चाहे 100 लोगों का भी कत्ल कर दें, आप जुनूनी हो जाते हैं। आप किसी को ज़ख्मी कर दें तो आप दहशतगर्द ख़रार हो जाते हैं। तो ये एक पैमाने हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। दूसरा पीओ एक ऐसा मजहबी इदारा, खैर यहूदी लोग चलाते हैं इस पर, उसकी आज रिपोर्ट देखिए आप। आज कई हिंदुस्तान के अखबारात ने इसको दिया है कि मुसलमानों पर इतना जुल्म हो रहा है, मुसलमान ममालिक गुलाम बने हुए हैं, गज़ा में नस्ल कुशी बदतरीन चल रही, लेकिन इस पर खूब खामोश हैं, बल्कि इसराइल की मदद कर रहे हैं ये पूरे। तो ऐसे इसके बावजूद भी क्यों इस्लाम यानी मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है, इस्लाम को फ़रोग़ क्यों हो रहा है? आप पढ़िए, बड़ा अच्छा मज़मून है। क्योंकि मैं भी उनके जो है लिस्ट में शामिल हूँ, तो वो मुझे भी भेजते रहते हैं, क्योंकि मैंने जब वहाँ था उनके इदारे पे गया था, उनके लिए थोड़ा सा देखा उनका कैसी तहक़ीक़ होती है, क्या है। तो PO यानी PEW, आप ये साइट पर भी जाइए, काफ़ी बड़ा है, और वो अपना नाम वगैरह ईमेल डालेंगे तो वो भी आपको भेजते हैं पूरी दुनिया में। तो वो ये एक बात मुझे जहन में आई, जब करबला का वाक़या हुआ था तो लोग समझ रहे कि अरे देखो भाई, पैगम्बर इस्लाम का ख़ानदान ही ख़त्म हो गया, तो अब इस्लाम भी ख़त्म हो जाएगा। एक बात बिल्कुल ऐसी दिखी, एक लॉजिकल दिखी, हाँ हो भी सकता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 7वीं यानी सेंचुरी के बाद से 11वीं सेंचुरी तक ये 400 साल कितनी दूर फैल गया इस्लाम, लोग तस्वर भी नहीं कर सकते थे। इस तरीके से गज़ा के बाद भी देखिए, इसकी एक पहलू बताया गया। गज़ा के बाद गज़ा में कत्लेआम अभी चल रहा है। आज 60 लोगों की शहादत की इत्तला दी गई, और इन्हें आटा दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं कि नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। ये तो मारेंगे क्योंकि जालिम लोग हैं, अमेरिकन हो या इसराइली हो, ये सब एक ही हैं, और इसके साथ अरब भी मिले हुए हैं। सबसे बड़ा जो गद्दार है वो इजिप्ट है, जॉर्डन है, और महमूद अब्बास है। तो ये लोग तो करेंगे जुल्म। आज 60 लोगों की हलाकत की इत्तला दी गई, और महमूद अब्बास कुछ जो फ़लस्तीनी हैं, और फ़लस्तीनियों का मैं समझता हूँ कि वो जालिमों का साथी है। उसने एक हमास से कहा कि आप हथियार डाल दीजिए, ख़त्म, मरने ना, ऐसे मरने दीजिए, आप मज़ाहमत मत कीजिए। लेकिन शाबाश हैं यमनी लोग, मुसीबत के बावजूद फ़लस्तीनियों से कह रहे हैं कि हम आखिरी ख़तरे खून तक तुम्हारा साथ देंगे। और उन्होंने बिन गोरिन एयरपोर्ट पर फिर एक मिसाइल हमला डाला, परेशान किया। कम से कम इतनी तो मज़ाहमत, जैसा कि आप एक कमरे में बिल्ली को बंद करते हैं, उस पर हमला करते हैं, बिल्ली अपने दिफा के लिए कम से कम पंजा तो मार सकती है। उसको मालूम है कि मैं एक इंसान की शक्ति के सामने कुछ नहीं हूँ, लेकिन वो अपनी मज़ाहमत ज़रूर दिखाती है, अपने छोटे जो नाखून से आपको खिरचने की तो कोशिश करती है। तो ऐसा ही अमल यमनी लोग कर रहे हैं, जो यकीनन काबिल तारीफ़ है। तो गज़ा की सूरत हाल का हमने ज़िक्र कर दिया है। अब रूस और यूक्रेन की बात है। ये पता नहीं अब ये जंग क्या रुख इख्तियार करेगी। कुछ लोगों का मानना है कि ये उम्मीद बन गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद शायद रूस और यूक्रेन का मसला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जंग रोकने के बहाने अमेरिका ने अपना फ़ायदा तो कर लिया, माइनिंग साइन करके यूक्रेन के साथ हो गया, लेकिन जंग बंद नहीं हो रही, बल्कि जंग में मज़ीद शिद्दत हो गई। और
वाशिंगटन ने अपने गुलाम तुर्की को कह दिया कि भाई इस्तांबुल में बातें करो, तो इस्तांबुल में तो बातें हो रही हैं, इजलास हो रहे हैं, लेकिन कैदियों के और हलाक होने वाले फ़ौजियों के तबादले के सिवा दूसरा काम आगे नहीं बढ़ रहा है। अब यूक्रेन ने भी हमला किया। अब देखिए यूरोपीय यूनियन पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ है, फिर अमेरिका भी मजबूरन अमेरिका यूक्रेन का साथ दे रहा है, तो रूस जो है ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और आप देखिए यूक्रेन ने बेशुमार सैकड़ों ड्रोन डाले जिसको रूस ने तबाह कर दिया, और रूस के कई तंसीबात पर भी हमले हुए। अब ये जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। तो ये भी खबर आज अखबारात में दिया है। अब देखिए हज सीज़न ख़त्म हुआ, जैसा कल हमने बात की थी आपसे। अब उम्रा सीज़न शुरू हुआ है। अब देखिए उम्रा सीज़न में ये लाखों वीज़े जारी कर रहे हैं, और कोई अब नहीं, पहले सिर्फ लोग उम्रे के लिए मक्का मदीना ही जाया करते थे। अब कहा कि नहीं, आप मुल्क में कहीं भी जाइए, आपको जो है तवील मुद्दत के वीज़े लेंगे भाई। लेकिन इसके नाम पर ये इसकी फ़ीस में ना सिर्फ इजाफा हुआ, बल्कि इंश्योरेंस के नाम पर यहूदी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और वो यहूदी कंपनियां अपने फ़ायदे से गज़ा के लोगों को शहीद करने के लिए इसराइल की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा वैट लगा दिया गया है 15%, यानी हाजियों पे भी लगाया गया, ऐसा नहीं है, अब इन पर भी लगाया था। तो अब ये पूरी दौलत आज़मीन से, क्योंकि अक़ीदा है मुसलमानों का मुक़द्दस मुक़ाम है, वहाँ जाते हैं, अपने फ़रीज़ा अदा करते हैं, इनके नाम पर लूट कर ये अमेरिका के इसराइल के ख़जाने को भर रहे हैं। तो इस पर समझने की ज़रूरत है। इसमें आज इतने लाखों की तादाद में लोग उम्रा और हज और उम्रे के लिए जाते हैं, तो क्या हमारे जो फ़िक्र रखने वाले जो आलिम दीन हैं, जो हमारे रहनुमाएँ हैं, इनको इस बारे में गौर करने की ज़रूरत है कि क्यों नहीं इस ममलिकत की, जो यहूदी इस ममलिकत का जो नस्ल कुशी कर रही है ममलिकत, उसकी तायद करने वाले इन मुल्कों की, या सिर्फ ज़बान से मज़म्मत करने वाले हैं लोग, अमल से कुछ नहीं है, इनके बारे में सोचने की। क्योंकि इनकी इकॉनमी को जब तक हम महदूद नहीं करेंगे, अपने लोगों को कहेंगे भाई ठीक है 1 साल के लिए आप एतराज़ कर लीजिएगा, खुदा से दुआ कर लीजिए, चूँकि आपकी दौलत कमा कर यहूदी कंपनियों को भर रहे हैं, और यहूदी कंपनियाँ उसके ज़रिए हमारे लोगों का कत्ल कर रहे हैं। तो ये एक फ़िक्र है। तो खैर मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं इस बारे में तो कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर सकूँगा, ना इन्फ्लुएंसर हूँ मैं, लेकिन हमारी मजहबी क़यादत इस बारे में सोचे कि क्यों। और आप देखिए किस तरीके से प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की रोटी बंद कर दी गई है। अब डायरेक्टली आप जो है वीज़ा ऑनलाइन लगा सकते हैं, डायरेक्टली जा सकते हैं, और ये जो लोग मदद करते हैं आपकी होटल सर्विस के लिए, वहाँ आपकी ज़ियारतों के लिए, उनको बीच में से हटा दिए कर खुद अपनी दौलत कमा रहे हैं लोग। तो खैर ये हमारी जो मजहबी और दीगर जो क़यादतें हैं, उनको इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो खैर इस तरीके से आज मेरी नाज़रीन आपसे गुफ्तगू भी, अब मैं आपसे रुख़्सत होने की इजाज़त चाहता हूँ। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।